अब आपको लिए चलेंगे क्रिएटर्स मंच की ओर। एक बार फिर लौट आया है क्रिएटर्स मंच, जहां सुर, शब्द और संवाद का अनोखा उत्सव सजेगा। ये सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि रचनात्मकता, संस्कृति और विचारों का जीवंत संगम है। यहाँ दिल की बात होगी, लेकिन सुर और संगीत के साथ। महफिल सजेगी, किस्से जुड़ेंगे और शब्दों के जरिए भावनाओं का एक नया संसार आकार लेगा। साहित्य, संगीत, कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति, हर रंग यहाँ एक साथ नजर आएगा। क्रिएटर्स मंच वो जगह है जहाँ भारत की क्रिएटिव आत्मा धड़कती है, जहाँ कलाकार, लेखक, संगीतकार और विचारक अपने अनुभव, अपने सुर और अपने शब्दों से एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। एनडीटीवी का क्रिएटर्स मंच सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली आपको सीधे लिए चलते हैं, जहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी पहुंचे। संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल को। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नवाज सर अपना बहुत कीमती समय लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू मीनाक्षी। थैंक यू रंजना। हेलो, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। ओके, ठीक है, डन डन, ठीक है, थैंक यू। तो धीरे धीरे शाम ढल रही है। मार्च का महीना, बसंत का वक्त। देश की राजधानी दिल्ली में हम सब बैठे हैं इस वक्त। दिल्ली, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, गालिब साहब का शहर रहा है। दिल्ली ज़ौक़ का भी शहर रहा है और नवाजुद्दीन जी की कर्म भूमि शुरुआती दिनों में रहा है, एनएसडी के दिनों से। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जब फिल्मों के बारे में सोच रही थी, कैसे परिचय कराऊंगी ये सोच रही थी, परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आता है वो किरदार जो अपनी मोहब्बत के लिए अपने हाथों से अपनी फगुनिया को जब जाते हुए देखता है, पहाड़ तोड़कर दशरथ मांझी सड़क बना देता है। वो किरदार जिसके भीतर जब बदले की आग जलती है तो वो कहता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा अपना फैजल। और एक किरदार जब जर्नलिस्ट बनकर अपने बजरंगी भाईजान के लिए सड़क पर उतरता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक कर देता है, चांद नवाब। तो वो किरदार जिनको चेहरा दिया, वो किरदार जिनको अमर कर दिया। और ये तो मैंने अभी सिर्फ 3 ही बताए। आई एम श्योर अभी आप सब लोग जब बताना शुरू करेंगे तो फिर लिस्ट खत्म नहीं होगी। और इसीलिए नवाज साहब, आज आपकी संगत में विचारों पर बात होगी, आपके अर्ली डेज की बात होगी, फिल्मों की बात होगी, थोड़ी दिल्ली की भी बात होगी। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन स्टेज विद यू। मोस्ट वेलकम। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर आज आप दिल्ली में हैं, तो पुराने दिनों की याद तो ज़रूर दिलाऊंगी। दिल्ली की चाय मिस करते हैं, गोलगप्पे मिस करते हैं, छोले भटूरे मिस करते हैं, मंडी हाउस मिस करते हैं, कनॉट प्लेस मिस करते हैं। कहाँ था अड्डा आपका? ऑफकोर्स जितनी चीज़ें आपने बताई वो सारी चीज़ें मिस करता हूँ। और साथ साथ वो ट्रेनिंग की, जो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वो दौर, वो टाइम, वो वक्त, वो भी बहुत मिस करते हैं। और स्पेशली सर्दियाँ बड़ी होती थी यहाँ पे ना, तो बॉम्बे में तो सर्दी नहीं होती। हाँ, बम्बे में सर्दी नहीं होती, इसलिए हमेशा जब भी याद आता है मेमोरी में तो दिल्ली की सर्दियाँ ही याद आती हैं। तो वो ऑफकोर्स सारी चीज़ें मिस करते हैं। स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कनॉट प्लेस और मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, वहाँ पे खाना खाने जाना, वो ऑफकोर्स सारी चीज़ें मिस होती हैं। उन दिनों में क्या होता था? मतलब ग्रुप जब साथ बैठता था, कैसी चर्चाएं होती थी, कैसी बातें होती थी? क्योंकि उसके बाद तो वक्त बहुत बीत गया। लेकिन आज जब आप यहाँ यंगस्टर्स के बीच मौजूद हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी उन दिनों की? और मैं पहले बता रही हूँ, ऐसा किस्सा होना चाहिए जो अब तक ना छपा हो, ना कहीं किसी पॉडकास्ट में गया हो। बिल्कुल खालिस, शुद्ध देसी ऐसी बात होनी चाहिए जो अब तक ना पता चली हो। अग्री करते हैं आप सब? कुछ आज नया किस्सा आना चाहिए। मैं सच बताऊँ, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं बताते हुए थोड़ा सा घबराहट होती है कि पता नहीं इस वक्त पे कितना अलाउ होता है, बट किस्से तो बहुत सारे हुए थे। मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं। जब लोग हम एनएसडी में थे तो हम 4 दोस्त थे, और शाम के टाइम चारों जो है ना, थोड़ी लेके आना पड़ता था हमें कनॉट प्लेस से। और एक बार क्या हुआ, मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया कि हम लोग 4 दोस्त जा रहे थे, पैसे इकट्ठा किया, कनॉट प्लेस जा रहे थे। तो चारों बैचमेट थे हम लोग।
एक मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक मेरा दोस्त था संजीव विल्सन मल जो क्रिश्चियन था, और एक था प्रीतपाल सिंह जो मेरा बैचमेट था, वो सिख था, एक क्रिश्चियन था, एक मैं था और एक सुंदरलाल छाबड़ा। हम चारों ना कनाट प्लेस जा रहे थे पबवा लेने। लेते लेते हमें ध्यान नहीं आया, बाद में रिलायंस का पूरा हिंदुस्तान चल जा रहा था हमारे साथ। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। आई थिंक ये वाला किस्सा मैंने कभी नहीं बताया, हालांकि ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, सॉरी, क्योंकि आजकल बोलते हुए थोड़ा डर लगता है। नहीं, हम तो आज आपसे खुलकर बातें करने के नहीं लिए नहीं, बैठे अगर हैं, तो बाद में कुछ हो गया तो मैं आप ही को, इन्होंने निकलवाया था मेरे से, ये किस्सा मैं भी बोल दूंगा। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुझे नहीं लगता कोई फोर्स कर सकता है। नहीं, अपने ऐसे तो मन के करता नहीं, मालिक बट हैं। आजकल ट्रोलिंग बहुत होती है ना। ओह, हाँ, तो- ट्रोलिंग। हाँ, तो उससे डर लगता है कभी कभी। ट्रोलिंग से डरते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पहले लगता था, अब तो यूज टू हो चुके हैं हम। अच्छा, मतलब अभी मतलब हम क्या सभी हो चुके, अब तो यूज टू। अच्छा, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग क्या थी जिसने आपको लगा कि अरे ये मैडम, तो क्या ज़्यादा है? नहीं है। जितनी भी वर्स्ट गाली हो सकती है वो मिल जाती है, जितनी भी वर्स्ट चीज़ें हो सकती हैं वो सब। तो ये एक सोशल मीडिया का एक पहलू ये भी है कि किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो फिर ये सब जो ट्रोलिंग है वो शुरू हो गई। लेकिन आप तो जिस जगह से पढ़कर निकले एक्टिंग की दुनिया में, जब आपने कदम रखा एनएसडी से, एनएसडी तो अपने आप में एक दुनिया है एनएसडी अपने आप में, और वहाँ से जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गए, फाइनली आपका भी जो वक्त था। एनएसडी की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज जब हम ये बात करते हैं कि आप कितनी तैयारी के साथ पहुँच रहे हैं, तो उस तैयारी में अभिनय की दुनिया की जो तैयारी है, मेथड एक्टिंग की सब बातें होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे पहलू की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आई डोंट नो इससे पहले कितने इंटरव्यूज़ में आपने उस पर बात की हो या नहीं की हो, बट ऑडियंस ज़रूर मुझसे अग्री की थी। मैं भी कुछ दिन पहले आपकी फिल्म थम्मा देख रही थी और मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उसके शेड्स बहुत पसंद आए, लेकिन एक ध्यान जो मेरा सबसे ज़्यादा गया आपकी हंसी पर। आप जिस तरह से हंस रहे थे उस फिल्म में, और उस हंसने में एक एक्सप्रेशन बहुत अलग तरह का था। और ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करूंगी। अक्सर मनोज वाजपेयी जी का जिक्र होता है, मेरे ख्याल से एक बार मिस्टर बच्चन ने भी उनके लिए कहा था कि वो एक अलग तरह से हंसते हैं स्क्रीन पर। वो नेचुरल हंसी है या वो मेथड तरीके से एक्टिंग के दौरान आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं पर्दे पर, लेकिन आपके लिए वो पर्टिकुलर पोर्शन क्या है एक्टिंग का? सी हंसी तो हंसी होती है, हाँ, कैरेक्टर के हिसाब से कभी कभी चेंज करनी पड़ती है, बट अदरवाइज एक नेचुरल हंसी सबकी एक जैसी ही होती है। आप भी अगर जब हंसती होंगी तो पर आपने एक उसके लिए प्रैक्टिस अलग से, तैयारी उसके लिए अलग से की थी या नहीं, कोई तैयारी नहीं। हाँ, कई 1000 तरीके होते हैं हंसने के। एक हमारे सीनियर थे, तो उनका जब वो हंसते थे तो आवाज़ नहीं करते थे, बस कंधों को उचकाते थे बस ऐसे, तो हमें पता था वो हंस रहे हैं। तो 1000 तरीके हैं हंसने के भी आजकल। ये 1000 तरीके जो आज की पीढ़ी के एक्टर्स आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तैयारी बट के साथ? डिपेंड आ रहे करता हैं? हूँ, वो जाने। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करके आया, और मैं तो हर एक्टर से यही बोलता हूँ कि लक पे थोड़ा कम विश्वास करें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करें। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है ना। अक्सर मैंने ये सुना है बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बोलते हुए कि लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि लक कोई काम नहीं करता। मेरे साथ तो नहीं किया, बाकियों के लिए करता होगा। मेरा लक पे 0% बिलीफ है। अगर हम लक के ऊपर बात करते हैं ना, तो ना इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आराम से चादर तान के सो जाओ, जब लक होगा तो मिल जाएगा चीज़ें। तो ये चीज़ें ना बोलनी नहीं चाहिए। आप अगर इंस्पायर करना है किसी को तो उनको बोलोगे यार ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो, प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर सामने वाले, जब आप किसी के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो वो आपको इग्नोर कर ही ना सके, इतनी प्रैक्टिस कर लो। तो बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। ये लक बोल के ना लोगों को ना वो शिथिल मत बनाओ यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नहीं, यहाँ पे जो लिखा होता है, अरे कहीं नहीं लिखा होता भाई। ट्रेनिंग करो यार, प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एफर्ट करो। अगर 10 बार भी आपको सक्सेस नहीं मिले, 11वीं बार भी करो। लोग आई थिंक 30-40 साल में बोले थे ये बहुत कर लिया मैंने, अब शायद नहीं मिलेगा। नहीं, ज़रूर नहीं हो सकता 50 साल में मिले। क्यों पीछे हट रहे हो यार? 50 साल में भी सक्सेस मिलती है, ऐसी बात थोड़ी है। तो मेरा तो बिलीव नहीं है, ना मेरे साथ कभी ऐसा कोई चमत्कार हुआ। मैंने
स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुझे मिलती गई, और इसलिए मिली कि जब एक सीन किया था, एक सीन से दूसरा सीन मिला, दूसरी तीसरी फिल्म मिली, चौथी फिल्म मिली। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे लकीली कोई चीज़ नहीं मिली, और ना मेरा बिलीफ है इस चीज़ पे। नहीं, और आप तो इस बात की जीती जागते एग्जाम्पल हैं हमारे लिए, क्योंकि मुझे ध्यान है गैंग्स ऑफ वसेपुर जब आई, और उसके बाद जैसे एक कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक वो मोमेंट जब आप ये कह सकते हैं कि ओके फाइनली आई हैव अराइव्ड, तो वो एक ऐसा क्षण था। लेकिन वो क्षण कितने समय के बाद आया? मतलब सरफरोश से जो सफ़र शुरू हुआ, एक सीन का आपने जिक्र किया था, और उसके बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने भी देखी जहां हमने बाद में नोटिस किया कि अच्छा नवाज साहब तो इस कैरेक्टर में हमें यहाँ भी दिखाई दिए थे, या इस फिल्म में भी दिखाई दिए, लेकिन वो जर्नी आपके लिए स्ट्रगल की बहुत लंबी रही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से 1 दशक का समय कम से कम रहा हाँ, आपके लिए बिल्कुल, वो। बिल्कुल। 1 दशक, सरफरोश से लेकर गैंग्स ऑफ वसेपुर में आने तक। और मैं आपके बारे में आज जब पढ़ रही थी अलग अलग आपसे जुड़ी हुई किस्से और पुरानी बातें, तो एक बात निकल कर आई कि जब आप NSD से निकलकर मुंबई का भी आपने रुख किया, और स्ट्रगल वाले जो आपके दिन थे, तो आपने किसी सीनियर से कुछ सपोर्ट या हेल्प भी मांगी होगी रहने के लिए भी, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे लिए खाना भी बनाना पड़ेगा और यहाँ रहना पड़ेगा। ये सच है? मैंने हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। पढ़ा। मैंने किया भी, 1 डेढ़ साल तक किया, उसका खाना बनाया। 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं तो बहुत बहुत अच्छा शेफ़ बन गया, कुक बन गया मैं तो बाद में मैंने छोड़ा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे निकल के बाहर काम करना पड़ेगा, और मैंने किया। तब जाके मतलब 1 साल उसके लिए खाना बनाया, तब जाके रियलाइज़ हुआ। आपको क्या वो वक्त ऐसा लगता था कि ये डू और डाई है, करो या मरो, या तो जम जाना है, छोड़ना नहीं है? लेकिन हाँ, छोड़ना तो नहीं था, ये तो नहीं था। मैं हार के तो नहीं जा सकता था, वापस नहीं आ सकता था। इस मामले में तो बहुत ज़िद्दी हूँ। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग विल थी, बहुत क्योंकि strong। आज जब हम देखते हैं कई बार एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बच्चे इस पर उदास से डिप्रेस हो जाते हैं। एक एग्जाम अच्छा ना होने पर, पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, 90 टच नहीं कर पाए, डिप्रेस हो गए बच्चे। जेनजी आजकल कॉर्पोरेट्स में ये बड़ा चल रहा है कि जेनजी को लोग हायर नहीं करना चाहते, कि छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। नॉट दैट आई एम लोअरिंग डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, बट आपका जो स्ट्रगल हम देखते हैं 10 साल का वक्त, और आपने खुद कहा कि कैसे कितने अलग अलग छोटे छोटे काम पकड़े होंगे ताकि उस जिंदगी में अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए आप सस्टेन कर सकें। कहाँ से वो विल पावर आती है? ऑफ कोर्स वही ट्रेनिंग से। मैं मुझे ये मालूम था कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, वो मौका मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा, हाथ से नहीं जाने दूंगा। मौका मिलने की देर थी, और मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को, कहते हैं ना कि हर इंसान को 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप में इतनी क़ुव्वत है कि जो मिल रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर अभी जैसे अक्सर मैंने देखा, जैसे आप एक्टर्स की बात कर रही हैं, बहुत सारे एक्टर्स को लगता है जब शुरू में जाते, अरे एक सीन है यार, एक सीन में क्या हो जाएगा, क्या दिखा दूंगा मैं। नहीं, अगर आप 1 मिनट तक स्क्रीन पे हैं तो आपके अंदर इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए कि ऑडियंस को 1 मिनट तक रोक सकें आप, और ये उसको दिलासा दे सकें ऑडियंस को। जब मैं 1 मिनट तक स्क्रीन पे रहूँगा ना, मेरे आसपास कितना भी बड़ा एक्टर हो, लोग मुझे देखेंगे। इस चीज़ की क्या बात है। इस चीज़ की अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप तभी आ पाए। और वो हर एक्टर में, हर इंसान में एक खूबी होती है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। आप जितने भी बैठे हैं ना, आप पहचानिए, अपने आप को वक्त दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ना एक अलग तरह की क़ुव्वत है, अलग तरह की खूबी है। कभी भी ऊपर वाले इंसान को ऐसे ही नहीं भेजता। पहचानने की ज़रूरत है कि आपका पर्पज़ है यहाँ आने का, वो आपको पहचानना है। पर ये स्ट्रगल के दिन से अगर आगे निकले और आज के वक्त को देखें, जब OTT है और OTT पर अपॉर्चुनिटीज़, आजकल जिस तरह की फिल्मों पे, कंटेंट पे, कहानियों पे काम हो रहा है, आपको लगता है कि ये वक्त अगर आपने आज डेब्यू किया होता तो परिस्थितियाँ अलग होती? या आई थिंक मुझे लगता more or है कि less वैसा ही एक्टर, होता? हम लोग एक्टिंग करते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं प्ले करता हूँ, तो प्ले में भी अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं प्ले में भी अच्छा हूँ, OTT भी अच्छा हूँ, और स्क्रीन पे भी अच्छा हूँ। अच्छा एक्टर हर जगह अच्छा होता है। फ़र्क क्या होता है ना, कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक अच्छा एक्टर होता है, एक बुरा एक्टर होता है। बुरा एक्टर कभी कभी कम बुरा करता है, अच्छा एक्टर कभी कभी कम अच्छा करता है, कभी ज़्यादा अच्छा करता है। ऐसे बुरा एक्टर कभी कभी कम बुरा करता है, कभी ज़्यादा बुरा करता है। इतना फ़र्क है बस। समझ। आपका कौन सा रोल है जो आपके दिल के सबसे करीब है?
मुझे तो लगता है कि मुझे तो अभी लगता है कि भी बहुत सारी अभिनय और किरदार आने बाकी हैं, बट स्टिल अगर एक आपको मास्टरपीस कहना मैं हो कि- सच बताऊं, मास्टरपीस में तो पिछले कैरेक्टर को देखना भी नहीं चाहता हूँ, बट हाँ इतना मुझे लगेगा कि आने वाले वक्त में बहुत सारे कैरेक्टर जो मेरे दिल के करीब होने वाले हैं। लेट्स लेट्स सी। मतलब फैजल में से फैजल, रमन मैं राघव, मैं या सच इनमें से बताऊँ कोई आपको, से? मैं बहुत ही मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो अपने ग्लोरिफिकेशन में जीता हूँ अपने पास्ट कैरेक्टर्स के। मुझे आने वाले वक्त में जो कैरेक्टर मिलेंगे उन पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। मैं कभी भी नहीं बात करना चाहता जो मैं कर चुका हूँ उसके बारे में। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि आप कभी, आपको किसी और ने कहा या आप कभी इस तरह इस पर्टिकुलर सवाल को इस नज़र से देखेंगे या नहीं, लेकिन जब मैं आपका एक्टिंग परफॉर्मेंस और स्कूल ऑफ एक्टिंग देखती हूँ, जिस जॉनरा से आप आते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज मैं इरफान साहब को स्क्रीन पर मिस करती हूँ। कितने लोग हैं जो इरफान साहब को स्क्रीन पर मिस करते हैं? ये ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी और आना बाकी था, लेकिन एक व्यक्ति जहाँ पर मुझे लगता है कि, या एक ऐसा एक्टर जो शायद उस वैक्यूम को भर सकते हैं या नहीं मैं उसको आगे किसी के लेकर जा सकते हैं। मैं खुद को भरने आया हूँ। मुझे किसी इंसान या किसी एक्टर के पर मुझे तो लगता है कि उनकी विरासत आपके कंधों पर है। नहीं मुझे अपना देखना कि मेरे अंदर बहुत वीकनेसेस हैं अभी, उसको देखना है। मुझे किसी और एक्टर के वैक्यूम को नहीं भरना। मुझे मेरी खुद की जर्नी और मेरी पर्सनल जर्नी है ये। मैं किसी की वजह से नहीं आया था यहाँ पे। मुझे खुद का वो करना है। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस है और वो थ्रू द कैरेक्टर, जब भी और भी कैरेक्टर्स बहुत आएंगे, उसको मुझे किस तरीके से डील कर रहा हूँ उन कैरेक्टर्स को, वो उस पर ज़्यादा मेरा फोकस है, ना कि मैं किसी और दूसरे एक्टर का वैक्यूम भरने के लिए आया हूँ यहाँ पे। चलिए, खुदा ने, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, आप उस पर फोकस कीजिए। ये दूसरे जो एक्टर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है यार। बहुत आपके अंदर बहुत कुछ है, सोना भरा पड़ा, उसको फाइंड आउट करना है। चलिए, ये तो और दिलचस्प है कि आपके अभी खजाने से ऐसे और बहुत से किरदार हमारे सामने आने बाकी, जिनकी प्रतीक्षा हमको भी है। एक्टर्स को लेकर और आज के वक्त में जो बॉलीवुड में भी माहौल है या देश भर में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, आपको लगता है आज की तारीख में एक्टर्स के लिए पॉलिटिकल होना या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो गया है? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्रोलिंग का भी जिक्र किया, तो एक परिस्थिति ऐसी आ गई मेरा है। 0% इन्वॉल्वमेंट है। मेरा खुद का ही इतने सारे काम हैं एक्टिंग के ही, कि मैं उनको, या इतनी हज़ारों लाखों फिल्में हैं वर्ल्ड वाइड, कि मैं उनको देख लूँ तो मेरी ज़िंदगी तर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इतना ही है। बाकी अगर हम और चीज़ों पे फोकस करेंगे तो वो अननेसेसरी है, क्योंकि आपको ना, आपके हर इंसान के जिम्मे ना एक काम है। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, आपका काम ये है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। मेरा काम ये है एक्टिंग करना। एक इंजीनियर है, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। हर चीज़ की एक एक्सपर्टीज होती है और आपको उसी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें छुपी होती है ना, आप कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं उस चीज़ को। जी, आप आज जिस तरीके से बात कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप बात करती हैं। इतना अच्छा आपका द वे यू टॉकिंग, द वे यू टेकिंग माई इंटरव्यू इज सो अमेजिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें ही खोजती चली जाएंगी तो आप भी देखो ना कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, कहाँ और पहुँचेंगे। इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हर चीज़ में। चलिए, कुछ सवाल मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ आज यहाँ यूथ भी बैठा है, ऑडियंस से भी जो आपसे बातें करने के लिए बेताब है। रंजना तक ज़रा प्लीज़ माइक पहुँचाइएगा। हाथ खड़े करिए। हाँ, जो सवाल किया। एक चीज का जिक्र जो आपने किया कि एक दशक लग गया आपको शुरुआत से लेकर इस स्तर तक पहुंचने के लिए। मैं राजस्थान से हूं नवाज जी, हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं खम्मा घणे, गड़ी खम्मा सा। आप यहाँ पधारे, बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं कि आज नहीं थे प्योड़ी आज को नहीं बढ़े, यानी कि जैसे कि नवाज जी ने भी जिक्र किया कि समय लगता है सफल होने में। आज नहीं थे प्योड़ी का मतलब होता है कि जो कंडे होते हैं गोबर के, उसको लेकर ये कहावत कही गई है कि अगर आज उसे आप बनाते हैं तो वो आज नहीं जल सकते हैं, क्योंकि वो गीले होते हैं। उसके लिए आपको समय लगता है, पेशेंस रखना होता है, जिसका जिक्र मीनाक्षी भी कर रही थी कि आज के बच्चों में जो पेशेंस है, जेंजी जो है, थोड़ा सा कम है शायद। हालांकि वक्त के साथ वो बदलेगा। लेकिन अब चलते हैं सवाल जवाब की ओर। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे नवाजी से? सबसे पहले तो सर गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये आपको पता है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम कोई अमर हो के नहीं आया है।
तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि आपके जाने के बाद आपको लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि एक्टर तो आप हैं, लेकिन आप एक होता है ना कि आपको कैसे लोग याद अभी से ऐसा करें। सवाल क्यों कर अरे रहे हो बाबा ऐसी बातें मत करो भाई। जाने के बाद अभी मैं रहना चाहता हूँ उस दुनिया में भाई। नहीं, लेकिन सर एक होता है ना कि लोग जानते हैं कि मेरे को ऐसे लोग याद करें। मुझे अरे लगता वो है तो कि अभी बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं ना। मैं इतनी अभी सारी की बात फिल्मों, करो। इतने सारे किरदारों की याद दिलाई मैंने। बिल्कुल कुछ next शख्सियतें question, ऐसी please. होती हैं जिनका नामो निशा कभी नहीं मिटता। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम आप पूछना चाहेंगे? आप थोड़ा आगे आ जाइए सर, प्लीज आगे आ जाइए, जल्दी इधर आ जाइए, पूछिए। माइक। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने इरफान खान साहब के साथ इतना काम किया, तो उनकी क्या वर्थ एथिक्स थी, जो क्योंकि वो पब्लिकली मीडियाज में बहुत कम आते थे, वो इंटरव्यूज भी इतना ज़्यादा नहीं देते अरे थे। भाई बहुत आते थे, आप देखो उनके हजारों बट सर interview। जो उनकी वर्थ एथिक आपने सीखा, आपने मतलब आप कि कोई एक चीज़ जिससे आप इंस्पायर्ड थे इरफान खान के साथ? भाई हर अच्छे एक्टर से इंस्पायर होता है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम आशा चौहान है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो द माउंटेन मूवी थी दशरथ मादी जी की, जो उसका प्ले कैरेक्टर था वो आपने दिल से फॉलो किया था या वो खाली स्क्रिप्ट के साथ की थी? आपको कैसा लगा? वो दिल से लग रहा था कि ऐसे खाना पूर्ति की थी मैंने? नहीं सर, खाना पूर्ति नहीं थी, लेकिन वो मैंने देखा कि उसमें जो स्टोरी थी वो हर किसी को अच्छी नहीं लगती उस चीज़ को लेकर के, तो आपने उसे अंदर से माना था कि हाँ उस इंसान को मेरे को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैडम हर एक्टर जो होता है ना दिल से ही कोशिश करता है, मतलब जो डेफिनेट जितने भी अच्छे एक्टर होते हैं वो दिल से ही, दिल और दिमाग का यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर, उसको वो किस तरीके से उसको पसंद आया। वो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो यानी कि मैंने फेक किया है वो, है ना? अच्छा अगर लगा है नवाज जी, तो तभी definitely बड़ी आप- तादाद में लोग इसीलिए आपको अच्छा लगा सुनने के क्योंकि लिए दिल से पहुंचे। किया है। रंजना आप अगली जगह माइक पहुंचाइएगा। एक जी। क्वेश्चन मैं तब तक यहाँ से ले लूंगी। नवाज साहब, क्योंकि आपने जो किरदार निभाए हैं उनमें बायोग्राफीज वाले किरदार भी बहुत सारे हैं, नॉवेल्स उपन्यासों पर आधारित, लेकिन मंटो साहब का जब आपने किरदार निभाया, मंटो साहब ने, क्योंकि आज हम साहित्य के एक मंच पर भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे किरदारों के लिए क्या आपने उनकी राइटिंग्स को भी पढ़ा, उनके मेंटल स्टेट को समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने दौर का बड़ा असहज सच लिखा है, लेकिन आज के दौर पर उस असहज सच को क्या लोग उतना खुले दिल से पढ़ेंगे, उतने खुले दिल से सुनेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन आपकी जो वो तैयारी थी, क्योंकि हमें तो ऐसा लगा मंटो साहब बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं, हमने उनकी उस पीड़ा को आपके चेहरे के जरिए समझा। आज की पीढ़ी ने शायद उसके बाद जाकर मंटो साहब को सर्च भी किया होगा, उनके जो कहानियां हैं वो निकाल कर पढ़ी होंगी, लेकिन आपके लिए क्या वो डिफिकल्ट था उस दर्द को, उस असहज सच को पर्दे पर उतारना? हाँ, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी कि जैसे मंटो साहब का ये था कि जो वो देखते थे वो लिखते थे, डरते नहीं थे वो किसी से, है ना? आज के दौर में भले ही थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हो राइटर, आपकी साहित्य से जो आप लिखते हैं, आपकी राइटिंग से पता चल जाता है कि वो कैसे किस तरह के इंसान रहे होंगे। यू नो, उनके बहुत सारे केसेस हुए उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो सच्चाई लिखना नहीं छोड़ा, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान कैसा रहा होगा। दूसरी बात, क्योंकि मंटो के वीडियोस नहीं हैं जी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब उनके वीडियोस नहीं हैं तो मैं कैसे भी करूं, अगर मैं नवाज भी प्ले करूंगा लोगों को मंटो ही लगेगा। तो मैंने एक्चुअली उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया। हाँ, जो मुझे डायलॉग्स दिए गए उसको मैंने जज्ब किए अपने अंदर और फिर उसको बोलना शुरू किया, तो लोगों को लगा मंटो है। बट मैंने एक्चुअली उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन, हाँ जो उसमें रिदम थी, ये जो उनके बोलने की रिदम थी उसको बरकरार रखा, क्योंकि जो डायलॉग्स लिखे थे वो बहुत ही पोएटिक और बहुत ही रिदमिक डायलॉग थे, मीटर था उसका, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक खूबसूरत लैंग्वेज जो होती है ना, चाहे वो हिंदी में हो या उर्दू हो, जब वो खूबसूरती से लिखी जाती है ना, तो उस एक कहीं ना कहीं मीटर होता है, उसका एक रिदम होती है, उसके जो लफ्ज़ होते हैं, शब्द होते हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ पिरोए जाते हैं, तब रिदम बनती है उसकी। तो उस रिदम का ख्याल रखा गया उसमें। बहुत खूब। अच्छा, वैसे आप खुद थोड़ा कुछ कविताएं, शायरी वगैरह ये सब मैं पढ़ते कविताएं, रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा दुख दर्द यही है कि मेरे खानदान में बहुत शायर हैं, बट मैं शायर नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ, मैं आज तक पढ़ने समझ के नहीं शौकीन पाया। रहे? मैं तो ये पूछ रही थी, एज ए रीडर मतलब पढ़ा है नहीं पढ़ा है शायरी, कविताएं ये सब? मैंने पढ़ी थी, शुरू में पढ़ता था मैं, अब तो मैंने लव लेटर्स नहीं लिखे हैं बेसिकली? नहीं। ओहो, ये तो की शायरी इन्होंने नहीं की है, लेकिन नवाज जी के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और चूंकि मैं अगला सवाल लूँ, लेकिन मेरा आपसे एक बहुत ही दरख्वास्त है गुस्ताखी के साथ, कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जब कहा कि आपका सबसे फेमस डायलॉग है कि अपुनी भगवान है,
बहुत कम लोगों ने अपना रेज हैंड किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब हम युवा होते हैं एक बहुत संघर्षों से गुजरते हैं, अलग अलग जॉब्स में सबके अपने संघर्ष होते हैं। जब तक हम अपने आप को चेयर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऑडियंस भी हमारे लिए चेयर नहीं करेगी। तो एक बार आप वो डायलॉग बोल दें, आई एम श्योर ये लोग कन्विंस हो जाएंगे कि अपन ही भगवान है इस दुनिया में। प्लीज सर। हालांकि मुझे अपने डायलॉग पता नहीं, मैं सच बताऊं आपको, मैंने कई बार कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं जो डायलॉग मेरे जो जितने भी पॉपुलर होते हैं उसमें भी सबसे गंदी एक्टिंग होती है। फिर भी ठीक है, मैं बोल देता हूँ, कभी कभी लगता है कि अपुनीश भगवान है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। Hello sir, my name is Habiba. I'm from Ramjas College. Firstly, I'm really glad I'm here और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं कई बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ खुद को, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे सवालों के जाल में फंस जाती हूँ और उससे निकल नहीं पाती। और जब मुझे कभी कहीं परफॉर्म करना होता है, लाइक आई लव बीइंग ऑन स्टेज, बट देर इज़ दिस वॉइस इन माई हेड जो मुझे कॉन्स्टेंटली सेल्फ सबोटाज करती रहती है, जो कहती है हबीबा यू आर गोइंग टू फंबल नेक्स्ट, क्या होगा। हाउ डू यू डील विद दैट सर, एंड डू यू feel that or have often come across certain situations like this? मैं बताऊँ, आपने कहा फंबल ना हो जाए, ये उस तरह से डर लगता है आपको? आपको मालूम है जब कोई फंबल करता है स्टेज पे कितना अच्छा लगता है, या ऑड हो जाती है, ऑड सिचुएशन होती है स्टेज पे जब किसी एक्टर की या परफॉर्मर की, वो कितना अच्छा लगता है। इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर फंबल भी हो रहा है तो होने दो ना, वो एक हम रियल लाइफ में भी तो करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, सीन कर रहे होते हैं, और फंबल हो जाता है या नर्वसनेस हो जाती है, कुछ और हो जाता है, वो शूट करना चाहिए, वो रखना चाहिए। या कभी कभी बात करते करते ओवरलैपिंग भी होती है ना, वो रखना चाहिए, क्योंकि वही तो, उसी में तो मज़ा है। एक के बाद अगर वेल मेड परफॉर्मेंस करना, ये तो बहुत ही मैकेनिकल है एक्चुअली। हबीबा, आप नेचुरल एक्टिंग के मास्टर से बात कर रही हैं, तो जहाँ पे फंबल की बात हो रही है या जहाँ पर कोई आप कह रही कमी रह गई है, वो कमी भी कैसे आप अपनी पावर के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। अच्छा नवाज साहब, आज क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और एक हमने टैगलाइन रखी थी अपने लिए आज के सेशन के लिए, सब संभव है, सब संभव है टैगलाइन के साथ में मैं चाहती हूँ कोई एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं, कोई एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं, लेकिन सब संभव है। ऑफ कोर्स, ये अपने आप में ही लाइन बड़ी बड़ी कमाल की लाइन है कि हर चीज़ संभव है ना, वही ना जी। हाँ, हर चीज़ संभव, अगर आपने ठान लिया ना, हर चीज़ संभव है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी, आई थिंक इवन जब आप कोई सपना भी देखते हैं वो भी संभव है। अगर आप उसमें जितने आप वियर्ड सपने भी देखते हैं ना, वो भी इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि वो रियलिटी में पॉसिबल हो सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है ना कि कभी कभी कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कुछ, तो आउट ऑफ द बॉक्स वही है कि कुछ जो रियल लाइफ में, जब रियल लाइफ में कुछ चीज़ें आप पॉसिबल नहीं होते हैं ना और वो हो जाती है, तो लोगों के लिए वो आश्चर्यचकित करती हैं वो चीज़ें। तो आप कुछ भी सपने भी देखो, वियर्ड सपने भी देखो, इसका मतलब ये है कि वो संभव है। तो हर चीज़ संभव है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए एक रैपिड फायर खेल लेते हैं छोटा सा, आजकल बड़ा इसका ट्रेंड है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम जो दिमाग में आए वो बोलना है, तब तो ये सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना नहीं होगा। पहला सवाल, बॉलीवुड इन वन वर्ड। इतना टाइम नहीं लेना था। बॉलीवुड वर्ड ही बहुत ही उधार वाला है, कहीं से ले रखा है हॉलीवुड से। अगर तो आपको कोई एक नाम, एक शब्द देना हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होना चाहिए। हिंदी सिनेमा, राइट। ओटीटी या सिनेमा हॉल, थिएटर्स, आई मीन ओटीटी या थिएटर्स? एक्टर के लिए सारी चीज़ें एक जैसी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्टर के लिए, क्योंकि हमें मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि ये ओटीटी, ये सामने जो कैमरा रखा है वो ओटीटी वाला है या फिल्म वाला है, ये क्या है। तो कोई भी अभिनय के लिए खुला आकाश है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक डायरेक्टर जिनके साथ आप फिर काम करना चाहेंगे? एक डायरेक्टर जिनके साथ आप फिर काम करना चाहेंगे? एक तो नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। दो बता दीजिए, आप खुल के बैठे। दो भी नहीं, बहुत सारे, मैं सच बताऊं, कोई इसमें कोई स्टैब्लिश वो नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, सारे यंगस्टर्स हैं। अगर देखें, डिप्लोमेटिक हो गए नवाज साहब, खुलकर नहीं मैं बात तो कर बोल रहे रहा हूँ कि आज। मैं आजकल जो नए डायरेक्टर्स हैं उनके साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कुछ नया करने की।
जो पुराने डायरेक्टर्स है वो ढाक के 3 पाती है, वो सारे एक जैसे ही कर रहे हैं, वो बरसों से मैं देखता आ रहा हूँ। उनके पास कुछ बचा नहीं है। जो नए डायरेक्टर्स है उनके साथ क्रिएटिव काम करने में जाता है। एक एक्टर जो अंडररेटेड है फिल्म इंडस्ट्री एक में, एक्टर, जो अंडररेटेड है। बहुत सारे एक्टर हैं जो अंडररेटेड हैं, बट अंडररेटेड, मैं आपको बताऊं, ये अंडररेटेड चीज़ कुछ होती नहीं है। जो है भाई सामने दिख जाएगा, कोई अंडररेटेड नहीं होता। ये फालतू का वर्ड है ये। एक ड्रीम रोल जो आप चाहते हैं कि मतलब ओशो। नेक्स्ट 3 इयर्स में। वाह, ओशो का रोल करना चाहता हूँ। चलिए, अब मेरे ख्याल से जितने फिल्म मेकर्स उन्होंने बड़े ध्यान से सुन लिया, और मैं तो कह रही हूँ कि क्यों नहीं आप फिल्म मेकिंग में उतरकर अब इस पर एक बड़ी कहानी और एक बड़ा जो है स्टोरी लेकर पर्दे पर आए। लेकिन नवाज साहब, आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि आज आपके यहाँ पर होने का एक अर्थ हमारे साथ जो बहुत सारे युवा साथी हैं, मोटिवेशन भी है। और एक टैगलाइन मेरे पास और है कि यूं ही नहीं नाम बनते हैं, कहानियों से बनते हैं। तो हर किसी के पास जब एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, आप तो अपने पीछे एक लेगेसी लेकर चल रहे हैं, आपके स्ट्रगल की मैं फिर से कह रही हूँ। तो क्या आपकी कहानी आपको लोगों के बीच में हमेशा बनाए रखती है? आप बिलीव करते हैं इस बात पर? नहीं, मैं कहानी, ये कहानी, legacy- मैं इमेजिनरी कहानी की बात नहीं कर रही, मैं आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे यहाँ तक मैं किन चीज़ों के ज़रिए पहुँचा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो, आप कहाँ से, आप क्या सर्किल होता है आपका, कहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को परसीव करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये तो रेक्स टू रिचेस की कहानी, तो इट्स ओके, मैं तो बोर हो गया हूँ, मैं सच बताऊँ। आपका सर्किल कैसा है, आप किन दोस्तों के साथ बैठते हो, वो क्रिएटिव हैं या नहीं हैं, संगत। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज जब हम यहाँ इस देश की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, अभी इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं वो युद्ध के हालात हैं, और युद्ध चाहे जिन परिस्थितियों में हो रहा हो, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा हो, इन सब के बीच, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो आपको ये लगता है कि इन सब विषयों को फिल्मों के जरिए जब हम पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, तो समाज को एक दिशा देने की जिम्मेदारी फिल्म मेकर के ऊपर है आज की तारीख में? हाँ, ऑफ कोर्स होती है। समाज को गलत दिशा में ले जाने की ज़रूरत नहीं, सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच्चाई हर इंसान जानता है आज की डेट में। जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। यू नो, आज पर आपको लग रहा है वर्ल्ड कि में जो नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं, ये आपको लगता है नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? नहीं आपको नहीं लगता नहीं, है? झूठी फिल्में बन रही हैं, झूठी फिल्में बन हमारे यहाँ पे फेक फिल्में बन रही हैं हमारे यहाँ पे, और ये सब जानते हैं। और वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है ये भी सब जानते हैं। एक्चुअली सच्चाई क्या है ये भी सब जानते हैं, भले ही कोई ना बोले वो दूसरी बात है। अभी जो हालात हैं दुनिया में, युद्ध की चिंता पैदा करते हैं आपके इसकी मन में? सच्चाई भी आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेरे से मत बुलवाइए। बहुत से ये सब बैठे हैं ना, सब जानते हैं सच्चाई क्या है इसके पीछे। पर आप बाकी आप ट्रैक रख रहे हैं कि क्या हो रहा है ग्लोबली? हर आदमी करता है, हर आदमी कर रहा है ट्रैक, क्या क्या सच्चाई, क्या झूठ फैलाया जा रहा है, क्या नैरेटिव सेट किया जाता है, सब जानते हैं इसके बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच नवाज साहब, Thank आज you हमारे very साथ समय बिताने के लिए, और दिल्ली की इस शाम को हम सबके लिए और खूबसूरत बनाने के लिए। मीनाक्षी जी, हम बहुत सारे सवाल नवाज जी हम अपने ऑडियंस में से नहीं ले पाए, समय की कमी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की डिमांड थी कि आप अपना एक पसंदीदा डायलॉग सुना दें जिसमें आपको लगा हो कि ये तो बहुत नेचुरली निकला है, इसमें मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं रही। मैं डायलॉग अपना जी, जो आपका सबसे मोस्ट फेवरेट हो, जो आपका मैंने बताया पहले, मेरा कोई फेवरेट डायलॉग्स है नहीं, सच्ची बताऊं मैं आपको। ऑडियंस बहुत सवाल पूछ रही थी, हमारे पास समय की कमी है, तो उनकी स्पेशल मैं सच्ची सुना देता, बट मेरा कोई भी जो जहन में आपको याद आ रहा हो। अच्छा, तो बाप का मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के तक से वापस आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ नवाज जी का एक बार शुक्रिया अदा करें, तालियां बजती रहनी चाहिए।